हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सीए में इंटर का ग्रुप टू में है और सीए इंटर का भी ग्रुप टू में है। ठीक है। सीए में इंटर का जो सीए इंटर का है वो 50 मार्क आता है और नहीं 60 मार्क आता है, और जो सीए में इंटर का है वो आता है, देखता हूँ, 50 मार्क का आता है। ठीक है। तो आज हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका फर्स्ट क्लास है। आज हम पहला चैप्टर करेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स पहला आता है रिसीवेबल। रिसीवेबल का मीनिंग क्या होता है? रिसीवेबल मतलब रिसीव करना है। ठीक है। अगर कोई गुड्स हो या सर्विस हो जो कि आपका बिजनेस में है, वो आप क्रेडिट में सेल किए हो, जो भी आपका बिजनेस का जो भी गुड्स है और सर्विसेज है, अगर उसको आप क्रेडिट में सेल किए हो, वो जो अमाउंट है वही है आपका रिसीवेबल्स। और आप क्रेडिट में सेल किए हो, पैसा रिसीव नहीं किए हो, तो उसके उसको हम क्या बोलते हैं? रिसीवेबल्स व डेप्टर। डेप्टर जो भी बोलते हैं उसको रिसीवेबल बोलते हैं। ठीक है। लिख लेते हैं क्या है रिसीवेबल्स। Receivables are defined as the debt owed to the firm by customer। जो भी अमाउंट आपको मिलना है, किससे? कस्टमर से। ठीक है। arising from sale of goods और सर्विसेज। जो भी आपका प्रोडक्ट है, गुड्स है या सर्विसेज है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसको बेचकर आपको जो भी पैसा मिलना होता है उसको हम रिसीवेबल कहते हैं। क्यों हमको रिसीवेबल जरूरी है, मतलब उसका नीड क्या है, देखते हैं। नीड ऑफ रिसीवेबल्स। रिसीवेबल हमारे लिए क्यों नीड है, क्या पर्पज है रिसीवेबल के लिए? रिसीवेबल मेंटेन करना क्यों? क्यों रिसीवेबल मेंटेन करते हैं? ठीक है। टू रीच सेल्स पोटेंशियल। मतलब सेल को, मतलब किसी के पास पैसा नहीं है, क्या आप उसको माल नहीं दोगे? हो सकता है 1 महीने के बाद उसके पास पैसा हो जाए, वो आपको पैसा दे दिए। ठीक है। टू रीच सेल पोटेंशियल। सेकंड में टू compete with competitors। कंपटीटर के साथ compete करने के लिए, मतलब कंपटीटर जो हो गए ना, जो भी, अगर एक बड़ा है और एक छोटा है, वो दोनों तो कंपटीटर हो गए ना, बड़ा फार्म छोटा फार्म, तो दोनों तो कंपटीटर हो गए ना। अगर ये जो छोटा फार्म है, अगर ये सेल करेगा, क्रेडिट में नहीं करेगा, तो उसके पास सेल कम हो जाएगा ना, उसका टर्नओवर कम हो जाएगा, तो वो compete नहीं कर पाएगा मार्केट में। ठीक है। मार्केट में compete करने के लिए क्रेडिट सेल होना जरूरी है। फिर से और एक, टू
ऑप्टिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी आप इन्वेस्ट किए हो, इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट्स, ठीक है। जो भी आप इन्वेस्ट किए हो किसके ऊपर, एसेट के ऊपर, मतलब मतलब एक मशीन के खरीद लिया आप एक मशीन खरीद लिए और उसको जो कैपेसिटी है, मान लीजिए उसका कैपेसिटी है 5 साल, उसके जो लाइफ है 5 साल है, कैपेसिटी जो भी है उसका 5 साल है। अगर आप क्रेडिट में सेल नहीं करोगे तो आपका जो टाइम है वो बच जाएगा ना, प्रोडक्शन कम होगा। क्रेडिट में सेल नहीं करोगे तो प्रोडक्शन कम होगा, तो प्रोडक्शन कम होगा तो आपका जो मशीन है वो काम नहीं करेगा, वो खाली पड़ेगा ना। इसीलिए ऑप्टिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट्स, ठीक है। और उसके बाद आता है क्या, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के वर्ड आप सभी को तो पता ही होगा मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट, रिसीवेबल को मैनेजमेंट कैसे करिएगा। ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट तो सबको पता होगा कि मैनेज करना, ये जो रिसीवेबल है इससे इसको कैसे मैनेज करें, ये इसका फंडा है कि मैंने रिसीवेबल को मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है। जो भी रिसीवेबल का मैनेजमेंट होगा उसके लिए जो मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट है मेंटेन करेंगे, रिसीवेबल को मेंटेन करेंगे। रिसीवेबल को मेंटेन करने के लिए कुछ कॉस्ट लगेगा। मेंटेनिंग रिसीवेबल, अगर हम रिसीवेबल को मेंटेन करेंगे उसके लिए कुछ कॉस्ट लगेगा। क्या क्या कॉस्ट लगेगा देखिएगा। पहला तो लगेगा इंटरेस्ट, जितने दिन का क्रेडिट है, क्रेडिट लिया है उसी इतने दिन का इंटरेस्ट, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसी के ऊपर जितने दिन आप दिए हो उनके क्रेडिट, उसी को उतने दिन का क्रेडिट कितना होता है, मतलब इंटरेस्ट कितना होता है। और सेकंड में डिस्काउंट, अगर कुछ आप मतलब क्रेडिट में सेल करने के लिए क्रेडिट में सेल कर लिए, अगर उसको बोले कि हमारा 30 डेज का क्रेडिट है, अगर आप 30 डेज का क्रेडिट है, अगर आप 20 डेज में दे दिए तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये भी एक आपका कॉस्ट में हो जाएगा, डिस्काउंट जो देना पड़ेगा ये भी आपका एक कॉस्ट हो जाएगा। बैड डेब्ट, कुछ पैसा मिले और कुछ नहीं मिला, जो भी नहीं मिला वो बैड डेट में हो गया। और सबसे जरूरी बात, इसको जब हम कलेक्ट करेंगे ना, जब हम जो रिसीवेबल को कलेक्ट करेंगे उस कलेक्शन के लिए जो भी जाएगा कलेक्ट करने के लिए वो भी कुछ पैसा लेगा ना, क्या बोलेंगे उसको, कलेक्शन चार्ज, कलेक्शन चार्ज, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे कैसे हम डिसीजन लेंगे कि हम क्रेडिट सेल करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए, डिसीजन ऑफ क्रेडिट सेल, चलिए पहला हो गया क्या, सेल्स होलसेल, मतलब जितना भी आपका पास सेल है एक साल में, देखिए होलसेल आपका जो सेल है वो कैश भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। होलसेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, दो दो तरह की कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के वाइज चेंज होता है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो सेम ही रहता है।
मतलब 5,000 प्रोडक्शन कर लिए तो 5,000 प्रोडक्शन कर लिए और 6,000 प्रोडक्शन कर लिए। 5,000 के लिए जितना वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 6,000 के लिए कुछ ज़्यादा ही लगेगा। मतलब अगर फिक्स्ड कॉस्ट हो गया 5,000 के लिए जितने भी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है 6,000 के लिए उतना ही फिक्स्ड कॉस्ट है। और सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद क्या हमको मिलता है? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लेस कंट्रीब्यूशन से हम क्या लेस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे, क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी आ गया। ईबीआईटी आ गया। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन आएगा कैसे? सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करने से क्या आता है? ईबीआईटी आता है। ईबीआईटी से लेस क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट, बैड डेब्ट, डिस्काउंट और कलेक्शन चार्ज, इस सब को लेस करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट या लॉस आएगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव, तो हम क्रेडिट सेल करेंगे। अगर ये नेगेटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव हुआ तो हम क्रेडिट सेल नहीं करेंगे। सो नो क्रेडिट सेल। देखिए, समझ में आया? देखिए, सेल हो गया, कितना आप सेल किए और उससे वेरिएबल कॉस्ट कितना आपका वेरिएबल कॉस्ट आता है। अगर जो भी वेरिएबल कॉस्ट आता है उससे उसको लेस करने से क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। उससे फिक्स्ड कॉस्ट लेस करने से क्या आता है? ईबीआईटी। और ईबीआई एंट्री अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उससे हमका जो इंटरेस्ट, ये जो वाला जो रिसीवेबल मेंटेन करने के लिए जो इंटरेस्ट है ये लेस करेंगे, डिस्काउंट भी लेस करेंगे, बैड डेब्ट भी लेस करेंगे और कलेक्शन चार्ज भी लेस करेंगे। ये सबको लेस करने से अगर आपका जो इनकम है, अगर आपका जो इनकम है वो पॉजिटिव आता है तो क्रेडिट सेल करेंगे। अगर वो नेगेटिव आता है तो हम क्रेडिट सेल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल करेंगे, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन लेकर एग्जांपल एक करेंगे। एग्जांपल 1 देखिए, क्रेडिट सेल 18 लाख हो गया, क्रेडिट पीरियड 1 मंथ हो गया, इंटरेस्ट रेट 15% पर annum हो गया। अगर देखिए सॉल्यूशन, सेल हुआ है 18 लाख का, जो क्रेडिट का जो पीरियड है वो 1 महीना का है और इंटरेस्ट का जो रेट है वो 15%। और 15% कितने महीने का? 12 महीने का। ये हमको दिया है 1 महीने का, तो हम कितना निकालेंगे? जो इंटरेस्ट होगा कितने होगा? इंटरेस्ट इक्वल टू 18 लाख इंटू 15%।
इंटू 1/12, सो कितना आता है 22,500। ठीक है, ये हो गया आपका जो इंटरेस्ट पार्ट। और एक करेंगे इलिस्ट्रेशन 2, एग्जाम्पल 2। मान लीजिए क्रेडिट सेल कितना आ गया 24 लाख। क्रेडिट पीरियड 2 months और इंटरेस्ट रेट 15% पर annum। सो सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरेस्ट उसी तरह 24 लाख इंटू 15% इंटू 2/12, सो कितना आ गया 60,000। अब हम और एक इलस्ट्रेशन करेंगे जो कि हमारा जो क्रेडिट सेल करेंगे उसके डिसीजन के ऊपर। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल 3। डिसाइड फॉर क्रेडिट सेल। सो सेल्स हो गया 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 1.5 लाख, इंटरेस्ट रेट आ गया 15% पर annum, और क्रेडिट जो पीरियड है 3 months। सो हम सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, सेल हो गया इतना, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट सेल। वहां पर जो स्टेटमेंट स्विंग एनालिसिस था ना, ये वाला, ये क्या है, डिसीजन फॉर क्रेडिट सेल और स्टेटमेंट स्विंग एनालिसिस। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह का ही स्टेटमेंट बनाइएगा। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर मैं नीचे कर लेता हूँ। सॉल्यूशंस, स्टेटमेंट स्विंग एनालिसिस। सो पहले क्या आएगा, सेल्स आ गया कितना 10 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया 6 लाख। सो क्या निकलता है, सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से कंट्रीब्यूशन क्या आ गया 4 लाख, लेस फिक्स्ड
कॉस्ट 1,50,000। सो कितना आ गया? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBIT कितना आ गया? 2,50,000 लेस क्या होगा? इससे लेस क्या होगा? इंटरेस्ट, और एक क्या होगा? इंटरेस्ट होगा लेस, और क्या होगा? डिस्काउंट, और क्या होगा? कलेक्शन चार्जेस, और क्या होगा? बैड डेब्ट। ये तीनों के लिए हमारे पास कुछ डाटा नहीं है। हमारे पास किसके लिए डाटा है? सिर्फ इंटरेस्ट के लिए। सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर रफ में। इंटरेस्ट कितना आएगा? 10 लाख इंटू 15% इंटू 3/12 कितना आ गया? 37,500। 37,500। सो 37,500। सो कितना आ गया प्रॉफिट? 2,50,000 लेस 37,500, 2,12,500। सो ये हमारा जो प्रॉफिट है वो ये पॉजिटिव में आया है। सो हम क्रेडिट सेल कर सकते हैं। ये जो हमारा प्रॉफिट है ये हमारा पॉजिटिव में आया है। सो हम क्रेडिट सेल कर सकते हैं। ठीक है, लिख लेता हूं यहाँ पर। then we should create credit cell। we should create credit cell। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम देखेंगे डिफरेंट अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। सो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए कौन सी अप्रोच है? अब हमारे पास अभी कितने तरह का अप्रोच है? 3 तरह का। पहला है टोटल कॉस्ट अप्रोच। टोटल कॉस्ट अप्रोच। टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या है? जब हमारा टोटल कॉस्ट है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट और ना एंड फिक्स्ड कॉस्ट, इसको मिलाकर, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इसको से मिलाकर। सो हम जब पिछले इलस्ट्रेशन में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख है, फिक्स्ड कॉस्ट 1.5 लाख है। सो इससे बेसिस से अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन किए होंगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा? सो इंटरेस्ट 6 लाख प्लस 1,50,000 इंटू कितना? 15% इंटू
3/12। सो कितना आता है देख लेते हैं। 6 लाख 1 लाख 7 लाख 50,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। सो 28,125 28,125 आता है। ठीक है। और एक हमारा अप्रोच है, जो दूसरा अप्रोच है, सो वो होता है मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, इसे भी और हम इस तरह भी बोल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट अप्रोच। वेरिएबल कॉस्ट अप्रोच, ये जो वेरिएबल कॉस्ट अप्रोच है, ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, ये केवल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेशन होगा। मतलब जो भी वेरिएबल है, इंटरेस्ट कितना आएगा, 6 लाख है, क्या है वेरिएबल कॉस्ट, इंटू 15% इंटू 3/12। सो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, 6 लाख इंटू 15% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। सो 22,500। और लास्ट में सेल वैल्यू अप्रोच, सेल वैल्यू अप्रोच, जो कि हम पिछले इलस्ट्रेशन में किया हुआ है। प्रीवियस एग्जाम्पल में हम क्या किए थे, देखिए हम जब इंटरेस्ट जब कैलकुलेशन किए थे ना, तो किससे निकाले थे, 10 लाख से। 10 लाख क्या है, सेल वैल्यू है, तो हम सेल वैल्यू से इंटरेस्ट निकाले। सो ये जो तीनों अप्रोच है, अब बोलेंगे सर ये जो तीनों अप्रोच है, ये कौन सा टाइम पर कौन वाला अप्रोच यूज होता है, ये कैसे पता चलेगा। तो पहले आप देखिए, पहले आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे टोटल कॉस्ट अप्रोच को। फर्स्ट प्रेफरेंस टोटल कॉस्ट अप्रोच को। अगर टोटल कॉस्ट को सब डाटा दिया हुआ है, तो आप टोटल कॉस्ट के अप्रोच से इंटरेस्ट निकालोगे। अगर टोटल कॉस्ट के कोई डाटा नहीं मिला, तो वेरिएबल कॉस्ट से अप्रोच इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर ये दोनों भी नहीं मिला, तो हम सेल्स में जाएंगे। तो पहला क्या होगा, टोटल कॉस्ट। अच्छा देखिए, ये जो टोटल कॉस्ट के अप्रोच क्यों ये अप्रोच वाला क्यों सिलेक्ट करते हैं, देखिए हम जब क्रेडिट सेल करते हैं ना, जब क्रेडिट सेल करते हैं, जो भी सेल हुआ उसके लिए हमारा कुछ कॉस्ट हुआ है। जो सेल हुआ उसको प्रोडक्शन करने के लिए कुछ तो कॉस्ट होगा ना, जो कि कॉस्ट है, जो कॉस्ट हमारा लगा हुआ है उसी प्रोडक्ट में, उसी प्रोडक्ट को अगर हम पैसा जनरेट नहीं होता है 3 महीना तक, अगर वो पैसा जनरेट नहीं होता है, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट होता है, वो हम कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट अप्रोच करते हैं। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इस तरह ही, उसी तरह मार्जिनल कॉस्ट जितना ज्यादा, कितना मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा हुआ है उसी प्रोडक्ट को क्रिएट करने में और प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट लगा हुआ है, अगर जितना भी लगा होगा उसके ऊपर जो भी होगा उसके रिटर्न कितना आएगा, 15% आएगा। 15% में कितने दिनों का, 3 महीने के लिए कितना आएगा। ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया होगा तो हम सेल्स के ऊपर निकालेंगे इंटरेस्ट कितना क्या होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारे पास क्रेडिट जो रिसीवेबल है उसको मेंटेन करने के लिए अगर हमारे पास एक से अधिक अगर ऑप्शन होगा, तो हम सभी ऑप्शन को लेकर कैलकुलेट करेंगे। जो भी ऑप्शन हमको ज्यादा फायदा दिखाई देगा, तो हम उसी ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो भी पता चल जाएगा। तो होगा क्या होगा,
ना हम लिख लेता हूं यहाँ पर, आप भी लिख लीजिए। इफ वी आर having more than one option, then we will calculate surplus of each option। मान लीजिए किसी ऑप्शन में जो कलेक्शन पीरियड है वो 3 महीना है और इंटरेस्ट 15% है, और किसी ऑप्शन में वो कलेक्शन पीरियड है 4 महीना और इंटरेस्ट रेट है 12%। हम उसको कैलकुलेट करेंगे कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा फार्म के लिए, उसी ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन with each option with the option and option the highest, which the highest surplus will be selected। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं बुक से। सो फ्रेंड्स, मेरे पास अभी सीए की बुक नहीं है, मैं मंगवा लूँगा। मेरे पास अभी सीएमए का बुक है। सो सीएमए का जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, जो कि पेज नंबर 342 में आता है, 342 में आता है। सो देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। XYZ corporation whose current sales are in the region of 6 lakh per annum, करंट सेल्स है 6 लाख पर annum, एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो इसका जो कलेक्शन पीरियड है वो 30 डेज है। ठीक है, जो उसके जो क्रेडिट में सेल करेगा और जब वो कलेक्ट करेगा वो कितने दिन में कलेक्ट करेगा, जब आज सेल हो गया, सो वो जो कलेक्ट करेगा, जो पैसा कलेक्ट करेगा वो 30 डेज में उसको कलेक्ट करेगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज वो 30 डेज में कलेक्ट करेगा। 30 days wants to pursue a more liberal policy to improve sales, और वो चाहता है कि और एक पॉलिसी लगाएगा जो कि उसका सेल को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, ए स्टडी मेड बाय मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिवील्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखते हैं को क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो देखिए, क्रेडिट पॉलिसी 1, पॉलिसी ए में क्या दिया गया है, इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड 10 डेज। अगर कलेक्शन पीरियड 10 डेज हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा इंक्रीज जो सेल है वो 30,000 का सेल इंक्रीज हो जाएगा, और जो डिफॉल्ट होगा प्रेजेंट डिफॉल्ट एंटिसिपेटेड बाय, ये है बैड डेप्ट 1.5% हो जाएगा। अगर हम पॉलिसी बी को लेते हैं तो इंक्रीज कलेक्शन पीरियड क्या है, पॉलिसी बी में कलेक्शन पीरियड वो 20 डेज है, और उसके वजह से क्या होगा, तो 48,000 का सेल हमारा इंक्रीज होगा, और हमारा जो बैड डेब्ट है वो 2% हो जाएगा। अगर हम पॉलिसी सी को लेते हैं तो कलेक्शन पीरियड क्या हो जाएगा, या 30 डेज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 30 डेज में, और इसका जो सेल है वो इंक्रीज हो जाएगा 75,000 में, और उसका जो डिफॉल्ट है मतलब बैड डेब्ट है वो 3% पे डिफॉल्ट इंक्रीज होगा। अगर हम डी को लेते हैं तो 45 डेज, और इंक्रीज इन सेल 90,000 और डिफॉल्ट 4% हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 3, current selling price per unit sell price is 3, average cost per unit is 2.25, average cost per unit वो आ जाएगा क्या
2.25 and variable cost per unit are 2. वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये। द करंट बैड डेब्ट लॉस इज, ये है करंट पॉलिसी का, ये जो भी दिया हुआ है ये करंट पॉलिसी का दिया हुआ है। द करंट बैड डेब्ट लॉस इज 1%, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट आ गया, जो रिटर्न आ गया वो 20% आ गया। एज्यूम 360 days ईयर, व्हिच ऑफ द अबव पॉलिसी वुड यू रेकमेंड फॉर अडॉप्शन। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कौन सा पॉलिसी अच्छा है। इलुस्ट्रेशन 10 देखते हैं, पहला देख लेते हैं। सेल क्या हुआ है 6 लाख, करंट सेल, मान लीजिए करंट सेल 6 लाख, और उसको जो सेलिंग करने के प्राइस है, सेल प्राइस क्या है 3 रुपए पर यूनिट, और कितने यूनिट हो गए 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2 लाख यूनिट सेल हुआ है। यह है सेलिंग यूनिट 2 लाख यूनिट। ठीक है, चलिए हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस। प्रेजेंट पॉलिसी, पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, पॉलिसी सी, पॉलिसी डी। प्रेजेंट पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, पॉलिसी सी, पॉलिसी डी। ठीक है, पहला हम प्रेजेंट में देखेंगे। प्रेजेंट का सेल क्या हुआ है, सेल्स क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल हुआ है ना, क्रेडिट सेल 6 लाख, क्रेडिट सेल हो गया 6 लाख, लेस जैसे ही हम करते थे पहले में वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि वेरिएबल कॉस्ट, तो क्वेश्चन में दिया गया है तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है 2.25, एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है 2.25 एंड वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 2, सो वेरिएबल कॉस्ट आ गया 2, वेरिएबल कॉस्ट ₹2, ये हो गया पर यूनिट का। कितने यूनिट है 2 लाख यूनिट, सो कितना आ गया 4 लाख वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख हो गया तो कंट्रीब्यूशन दो लाख, कंट्रीब्यूशन 2 लाख आ जाएगा, 6 लाख से 4 लाख गया 2 लाख, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। सो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा इससे, देखिए
फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारा जो एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 2.25 और वेरिएबल कॉस्ट 2। ये जो एवरेज कॉस्ट है इसको मान लीजिए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में ये है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट गया और क्या रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर ही तो एवरेज कॉस्ट होगा ना। सो फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 2.25। ये 1 यूनिट का है, यहाँ पर हमारा 2 लाख यूनिट का है। सो फिक्स्ड कॉस्ट क्या आ जाएगा, 2 लाख यूनिट इंटू 0.25, सो 50,000 आ गया फिक्स्ड कॉस्ट। तो लिख लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट आ गया 50,000 आ गया फिक्स्ड कॉस्ट। अगर ये 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, सो ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी क्या होगा, 1,50,000 लेस, इससे क्या होगा, लेस क्या होगा, इंटरेस्ट, बैड डेब्ट, कलेक्शन चार्ज और डिस्काउंट। पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट क्या होगा, देखिए क्या बोला था, पहला फ्रेंड देंगे टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट क्या आएगा, 4,50,000 टोटल कॉस्ट आ गया, 4,50,000 इंटू कितने परसेंट का है, 20%। और इसका जो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है, 30 डेज, 30/360। सो क्या आ गया प्रेजेंट पॉलिसी का, 4,50,000 इंटू 20% डिवाइडेड बाई 360 इंटू 30, सो 7,500 आ गया इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट आ गया 7,500, लिख लेते हैं, इंटरेस्ट आ गया 7,500। और बैड डेब्ट क्या होगा, 1%। सो करंट सेल है 6 लाख, 6 लाख का 1% 6,000। और ये कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ दिया हुआ नहीं है। सो नेट बेनिफिट क्या होता है देख लेते हैं, 1.5 लाख लेस 7,500 लेस 6,000, 1,36,500, 1,36,500 नेट बेनिफिट। ये क्या है, ये प्रेजेंट पॉलिसी का है, जहां पर एवरेज कलेक्शन पीरियड ACP 30 डेज है। और पॉलिसी ए में क्या है, पॉलिसी ए में 10 डेज इंक्रीज हुआ है। सो सेल भी इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज है, सेल 30,000 इंक्रीज है, 6,30,000। अगर सेल भी 30,000 इंक्रीज है, सो उसी तरह से उसका भी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा। क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। सो वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गया, 4,20,000। सो 4,20,000 कैसे आया, मैं ये एक बता देता हूँ, और आप वो 4 कर लेंगे, वो जो 3 है वो आप देख लेंगे। देखिए हमारा जो इंक्रीज होता है ना, जो देखिए जो
सेल इंक्रीज होता है, सेल के बदले क्या इंक्रीज होता है, यूनिट भी इंक्रीज होगा। सो सेल इंक्रीज हुआ है 30,000। अगर सेल 30,000 इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर देखिए सेल 30,000 इंक्रीज हुआ है, सेल 30,000 इंक्रीज हुआ है। अगर सेल 30,000 इंक्रीज हुआ है ना, तो कितने यूनिट इंक्रीज हुआ है? सो 4 यूनिट है 3। तो 4 यूनिट अगर 3 है, 30,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 10,000 इंक्रीज हुआ ना। जो 10,000 इंक्रीज हुआ, तो उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना इंक्रीज होगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2, सो इंटू 2 क्या हो गया 20,000। सो वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख था, ये 30,000 के लिए 20,000 इंक्रीज हुआ, सो 4,20,000 हो गए। तो 6,30,000 डिवाइड माइनस 4,20,000, सो क्या आ गया 2,10,000। फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट 50,000। क्या आ गया EBIT, क्या आ गया 1,60,000। ठीक है। और जो इसका जो इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट कैसे आएगा? देखिए इंटरेस्ट टोटल कॉस्ट को लेकर होता है। टोटल कॉस्ट क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट 4,20,000 और फिक्स्ड कॉस्ट 50। सो 4,20,000 और 50 क्या हो गया 4,70,000 इंटू 20% इंटू ये जो डेट है वो कितने दिन इंक्रीज हुआ है, वो 10 डेज इंक्रीज हुआ है। सो 40 डेज डिवाइडेड बाई 360, सो कितना आ गया 4,70,000 इंटू 20% डिवाइडेड बाई 360 इंटू 40, सो क्या आ गया 10,444। 10,444 ये आ गया इंटरेस्ट हो गया 10,444। उसी तरह बैड डेप्ट क्या आ गया, देखिए ये जो बैड डेप्ट होगा, बैड डेप्ट है क्रेडिट सेल 6,30,000, उसी के ऊपर बैड डेप्ट क्या आ गया, जो पॉलिसी ए का बैड डेप्ट 1.5%, सो 1.5% कर लेंगे। बैड डेप्ट आ गया 1.5%, 6,30,000 इंटू 1.5% क्या आ गया 9,450। सो नेट बेनिफिट आ गया 6,30,000 लेस 4,20,000 लेस 1,30,000 लेस 9,450 140,106 140,106। उसी तरह हम बी भी करेंगे, सी भी करेंगे। देखिए बी में सेल कितना होगा, थोड़ा स्पीड करता हूँ, देख लीजिएगा। जिसी तरह पॉलिसी ए में हुआ, उसी तरह बी में होगा, सी में होगा, डी में भी होगा। सो यहाँ पर पॉलिसी बी में सेल होगा 6,48,000 और उसका जो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 4,32,000 4,32,000 और इसका जो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा वो भी 50,000 ही आएगा। और जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट आएगा 13,399। ठीक है। और जो बैड डेप्ट है वो आएगा 12,960। सो देख लेते हैं 6,48,000 लेस 4,32,000 216,000 216,000 लेस 50,000 166,000 166,000। सो नेट बेनिफिट यहाँ पर होता है 1,66,000 लेस 133,89 लेस 12960 139,651 139,651। पॉलिसी सी में भी ऐसा ही होगा
6,75,000 हो जाएगा इसका जो सेल है, 6,75,000 का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 4,50,000 हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट तो 50,000 ही रहेगा। और इंटरेस्ट, इसका जो इंटरेस्ट है 1666 रहेगा, 67 रहेगा। और जो बैड डेब्ट है वो बैड डेब्ट कितना आएगा, 20,250। ठीक है, 6,75,000 लेस 4,50,000 लेस 2,25,000 ही आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया 2,25,000। उससे 50,000 लेस कर लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, 1,75,000 लेस 16,667 लेस 20,250 क्या आता है नेट बेनिफिट 1,38,083, 1,38,083। सब पॉलिसी डी में ऐसे ही होगा, 6,90,000 होगा इसका सेल और वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 4,60,000। 6,90,000 प्लस 4,60,000, 2,30,000। फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम है 50,000, 2,30,000 लेस 50,000 क्या आ गया 1,80,000, 1,80,000। और उसका जो इंटरेस्ट है 21,250 और जो बैड डेब्ट है 27,600। उसका जो नेट बेनिफिट होगा 131,150। सो यहाँ पर हमारा जो देखिए यहाँ पर नेट बेनिफिट अगर हम प्रेजेंट में लेते हैं तो 136,500, पॉलिसी ए का लेते हैं तो 143,106, पॉलिसी बी का लेते हैं तो 139,651, पॉलिसी सी का लेते हैं तो 138,083, अगर पॉलिसी डी का लेते हैं 131,150। सो यहाँ पर हमको प्रॉफिटेबल कौन लगता है, पॉलिसी ए लगता है प्रॉफिटेबल, ज्यादा प्रॉफिटेबल लगता है, ज्यादा प्रॉफिटेबल पॉलिसी ए लगता है। सो हम पॉलिसी ए को ही प्रीफर करेंगे। तब ठीक है, और एक बात समझ लीजिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही है जो इंटरेस्ट है, वही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए जो कॉस्ट, मान लीजिए हम ये प्रोडक्ट बनाने में जो कॉस्ट लगा हुआ है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही कॉस्ट लगा हुआ है, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लगा हुआ है अगर उसी को हम और कहीं भी लगाते होंगे तो वहां से हमको जो भी रिटर्न मिलता होगा उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। मान लीजिए मैं एक कैलकुलेटर का बिजनेस करता हूँ, ये कैलकुलेटर को बनाने में मेरे को 5,000 का वेरिएबल 2 रुपये पर यूनिट लगता है, 2 रुपये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को 3 रुपये पर यूनिट लगता है, तो 5 रुपये हो गए। सो ये जो 2 रुपये और 3 रुपये 5 रुपये अगर ये मेरे को कैलकुलेटर बनाने में नहीं लगाकर अगर कहीं पर भी और भी इन्वेस्टमेंट करता होगा तो उससे जो मेरे को मान लीजिए जहां पर भी इन्वेस्ट करता होगा उस वहां पर मेरे को 15% रिटर्न आया होगा, तो मैं वही इंटरेस्ट को यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ कि अगर कहीं पर भी मैं और कहीं पर भी ये मनी को और कहीं पर भी इन्वेस्ट किया होगा तो वहां पर जो भी रिटर्न मेरे को मिला मिला होगा ना उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, मेरे को अपॉर्चुनिटी है ये कि इसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी है कि मैं 15% का इंटरेस्ट कलेक्ट कर पाऊँ, अपॉर्चुनिटी है कि 15% की इंटरेस्ट कलेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये जो भी इंटरेस्ट है उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल का
पहला क्लास हो गया और इलस्ट्रेशन 10 भी हो गया, और नेक्स्ट में हम और 2-3 इलस्ट्रेशन करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ, कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।